फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर द्वारा पाठ्यक्रम डिजिटलीकरण योजना के अंतर्गत एमए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम का डिजिटलीकरण सीरीज का यह लेक्चर है। एमए फाइनल ईयर के द्वितीय पेपर प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की यह लेक्चर सीरीज है। इस सीरीज में हम प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक पुरातत्व का अध्ययन करेंगे। मैं सतीश कुमार सिंह। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास का यह विभाजन लेखन कला के आधार पर है। जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे कई चरणों में, कई स्वरूपों में विभाजित कर लेते हैं और विभाजन एक सुस्पष्ट आधार पर होता है। कभी काल के आधार पर विभाजन कर लेते हैं, कभी तकनीक के आधार पर विभाजन करते हैं, कभी लेखन कला के आधार पर विभाजन करते हैं, कभी इतिहास जानने के स्रोत के आधार पर विभाजन करते हैं। तो प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का नामकरण लेखन कला के आधार पर है, जो हमारे अध्ययन के स्रोत के रूप में भी है। प्री हिस्ट्री मानव विकास का वह चरण, वह कालखंड जब मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, या दूसरी भाषा में कहें तो मानव निरक्षर था। ऐसे समय को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और इतिहास का यह समूह, यह अध्ययन प्री हिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह से प्रोटो हिस्ट्री मानव विकास का वह कालखंड है जब मनुष्य साक्षर था। उस काल का मनुष्य साक्षर था, उसे लेखन कला का ज्ञान था, किंतु उसके द्वारा जो भी लिखित सामग्री प्राप्त हुई है वह अभी तक अपाठ्य है या उसका प्रमाणित पाठ उपलब्ध नहीं है। इसको ध्यान देंगे। प्रोटो हिस्ट्री का आशय हुआ साक्षर मनुष्य है, उसे लेखन कला का ज्ञान है, लेकिन उसके द्वारा लिखित सामग्री को वर्तमान में स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, या जो कुछ पढ़ा जा चुका है उसका प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं है। अर्थात साहित्य कुछ कहता है और पुरातत्व कुछ कहता है। इतिहास में कई प्रमाण हैं, कई स्रोत स्वीकार किए जाते हैं। एक साहित्यिक स्रोत है सामान्य रूप से, और एक पुरातात्विक स्रोत है। यदि इतिहास में लिखित साक्ष्य यानी लेखन साक्ष्य के आधार पर जो बातें, जो तथ्य प्रस्तुत हो रहे हैं वे पुरातत्व के आधार पर समर्थन नहीं पाते या पुरातत्व उन्हें प्रमाणित नहीं करता, तो वह संदिग्ध माना जाता है। वह पाठ इतिहास की दृष्टि से संदिग्ध होता है। तो यदि ऐसा पाठ है तो वह भी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत है। यदि कोई पाठ लिखा गया है, उपलब्ध है लेखन सामग्री, किंतु उसका अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है, वह लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, तो भी वह प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत है। यह रहा संक्षेप में मैंने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री पर चर्चा की, जिसे आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं।
तो फिर प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का अध्ययन करते कैसे हैं? जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है या जो कुछ भी है वो पढ़ी नहीं जा रही है या फिर उसका प्रमाणित पाठ उपलब्ध नहीं है, तो फिर प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का अध्ययन कैसे किया जाए? यह एक बड़ी समस्या है। प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का अध्ययन केवल पुरातत्व के आधार पर संभव होता है। केवल आर्कियोलॉजी है उसके अध्ययन का वेश, और इस पुरातत्व में मानव के द्वारा प्रयुक्त हथियार, मृदभांड या उसके द्वारा बनाई गई कोई कलाकृति या उस काल की कृषि प्रजाति के अवशेष या जीवाश्म या पशुओं के जीवाश्म या मानव जीवाश्म, इन्हीं के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। और ये सब पुरातत्व के तत्व हैं जिसका अध्ययन आप पहले से कर चुके होंगे, जानते होंगे। पुरातत्व में कौन कौन से अध्ययन है? पुरातत्व में और भी तमाम सामग्रियां आती हैं, लेकिन प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत हम इन्हीं का अध्ययन कर पाते हैं। या तो मनुष्य ने कोई हथियार उस काल में बनाए हैं, उपकरण बनाए हैं, उनके अवशेष हमें मिले, वो प्रमाण मिले, उनके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। उसने मृदभांड बनाए, उनके आधार पर अध्ययन करेंगे। कोई कलाकृति बनाई, बहुत सी ऐसी कलाकृतियां मिलती हैं, आगे चल करके हम देखेंगे पुरातत्व में। कृषि प्रजातियों के अवशेष मिलते हैं, इसके आधार पर भी अध्ययन कर सकते हैं। जीवाश्म मिलते हैं, मानव जीवाश्म है, इसके आधार पर भी अध्ययन करते हैं। तो जो कुछ भी हथियार मिलता है, इसमें मानव के द्वारा प्रयुक्त हथियार बड़े महत्वपूर्ण हैं प्री हिस्ट्री के अध्ययन के लिए। विशेषकर प्री हिस्ट्री का अध्ययन मानव के द्वारा प्रयुक्त उपकरणों के आधार पर अधिक किया जाता है। आगे प्रोटो हिस्ट्री में और भी सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। उपकरण बनाने के लिए कोई ना कोई तकनीकी होती है। अगर हम इस कालखंड को यानी प्री और प्रोटो हिस्ट्री को तकनीक के आधार पर जोड़ने का प्रयास करें, तो तकनीक के आधार पर वह कालखंड क्या कहलाएगा? तकनीक के आधार पर इस काल का मनुष्य पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता है, तांबे का प्रयोग करता है या कांसे का प्रयोग करता है। दोनों चरणों की बात मैं कर रहा हूं प्री और प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। या तो मनुष्य पाषाण का उपकरण प्रयोग कर रहा है या तांबे के उपकरण, ताम्र उपकरण प्रयोग कर रहा है, और आगे चल करके प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत कांस्य उपकरण का भी प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। अब प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री लेखन कला के आधार पर विभाजन था, इसी को तकनीक के आधार पर विभाजन कहें तो हम क्या कह सकते हैं? पाषाण का प्रयोग करता है, पत्थर का प्रयोग करता है, तो वह कालखंड पाषाण काल के नाम से जाना जाएगा। तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करता है, तो वह कालखंड ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाएगा। और कांसे का प्रयोग करता है तो वह कालखंड कांस्य काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री को तकनीक के आधार पर नामकरण करें तो यह 3 नाम से जाना जाएगा: पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल। भारतीय इतिहास में प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल सम्मिलित किया जाता है, इसको ध्यान देंगे। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल सम्मिलित किया जाता है, और प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु सभ्यता काल तथा वैदिक काल सम्मिलित किया जाता है। सिंधु सभ्यता स्पष्ट रूप से प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत है, जिसे हर विद्वान मानते हैं। हर टेक्स्ट बुक में, हर रेफरेंस बुक में ये चीजें लिखी मिलेंगी। वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा संदेह विद्यमान रहता है, क्योंकि वैदिक लिटरेचर पढ़ा जाता है, हमारे पास उपलब्ध है, हम पढ़ सकते हैं। फिर भी इतिहास की दृष्टि में पूरा का पूरा वैदिक काल प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत माना जाना समुचित है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसको एक बार गंभीरता से समझा जाए। वैदिक काल यानी वैदिक साहित्य में जो कुछ भी लिखित सामग्री उपलब्ध है उसका अध्ययन किया गया है, और उस अध्ययन से हमें जो सभ्यता की तस्वीर प्राप्त होती है, जो सभ्यता का बोध विकसित होता है, वैसी सभ्यता का प्रमाण पुरातत्व के आधार पर प्रमाणित नहीं हो पाता है। यानी साहित्य कुछ और कहता है, पुरातत्व कुछ और कहता है। तो ये अंतर अगर मिला
तो साहित्य की बातों को उतना प्रमाणित नहीं माना जाएगा। इसीलिए यह पाठ अप्रमाणित है, संदिग्ध माना जाता है। यही कारण है कि वैदिक काल को प्रोटोहिस्ट्री के अंतर्गत रखना अधिक समुचीन होगा। यद्यपि इसमें कुछ प्राध्यापकों को संकोच होता है, कुछ पुस्तकों में भी इस प्रकार का विवरण मिलता है कि वह प्रोटोहिस्ट्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। फिर भी आप जाने कि तार्किक आधार पर वैदिक काल को प्रोटोहिस्ट्री के अंतर्गत रखना ही अधिक तर्कसंगत है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम क्या अध्ययन करेंगे। पाषाण काल, एक एक कालखंड को लेंगे और उस काल के पुरातत्व के आधार पर हम पूरा विवरण तैयार करेंगे, ताकि इतिहास के प्रति आपकी समझ विकसित हो सके और इतिहास के बहुत सारे तथ्य आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। पाषाण काल नाम से स्पष्ट है कि पत्थर है। मानव के द्वारा प्रयुक्त उपकरणों के आधार पर ही यह नामकरण दिया जाता है, यानी मनुष्य ने पत्थर के उपकरण प्रयोग किए, इसीलिए इस कालखंड को पाषाण कालखंड के नाम से जाना जाता है। इसे दूसरी भाषा में कहें कि मानव विकास का वह चरण जब मनुष्य पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, पाषाण काल के नाम से जाना जाएगा। इस काल में मूल रूप से ही पत्थर के उपकरणों का प्रयोग है। मूल रूप शब्द प्रयोग किया जा रहा है, इसको देखें। पत्थर के उपकरणों के अलावा और भी उपकरण जैसे हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं, लेकिन प्रमुखता किसकी है? पत्थर के उपकरणों की। इसीलिए यह कालखंड पाषाण काल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। मानव विकास का यह आरंभिक चरण है। पूरी दुनिया में मानव का विकास पाषाण काल से ही हुआ, यानी मानव जब होमोनिड से विकसित होते हुए होमो सेपियंस की तरफ आया तो वह पाषाण कला के साथ आया। यह विकास का आदिम चरण माना जाता है। यहीं से मानव विकास की यात्रा आरंभ होती है, भारतीय इतिहास में भी और विश्व इतिहास में भी। पाषाण काल अब देखें, एक दीर्घ काल है, बड़े लंबे समय तक विद्यमान रहा मानव जीवन में। इतिहास की दृष्टि से देखें तो मानव विकास में सबसे लंबे समय तक विद्यमान रहने वाला चरण पाषाण काल है। इस दौरान मानव विकास भी हुआ और पर्यावरणिक विकास दोनों एक साथ घटित हुए। मानव विकास कहां से हुआ कि आप जानते हैं, एक दिन में मानव का तो विकास हुआ नहीं, धीरे धीरे विकसित हुआ। उस विकास क्रम को आप होमोनिड कहते हैं, जिसे मानव संभि हिंदी में कहा जाता है। कई होमोनिड पाए जाते हैं, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस, जिनके इतिहास हमें मिलते हैं, उनके द्वारा बनाए गए हथियार मिलते हैं। इन्हीं 3 होमोनिड पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भारत में स्पष्ट रूप से इन्हीं 3 होमोनिड की पहचान मिली है, इन्हीं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। भारत में प्राप्त अब तक का सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म मानव अवशेष होमो इरेक्टस का है। और पर्यावरणिक घटनाएं दोनों भी घटित होती हैं इसी के साथ। मानव विकास होता है, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, उसके हाथ पूरा खुलने लगते हैं, अंगुलियों और अंगूठों की स्पष्ट पकड़ बनने लगती है, वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा होने लगता है। यह एक बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। मस्तिष्क का पर्याप्त विकास होने लगता है। तो इन सब ने मिलाकर के मानव की तकनीक को प्रभावित किया और साथ में पर्यावरण उसे समर्थन देता, सपोर्ट देता चला आ रहा था। तो रीढ़ की हड्डी का सीधा होना मनुष्य को अन्य जीवधारियों से अलग करता है। पैर और हाथ दो अलग अलग स्वरूप में आ जाना अन्य जीवधारियों से अलग कर देता है। हाथ पूरा खुलने लगा, जिससे हाथ की कार्य क्षमता बढ़ने लगी, कंधे पूरे खुलने लगे, हाथों में गति आ गई और मस्तिष्क सीधा खड़ा हो गया, आंखें सीधी तौर से देख सकती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें बायोलॉजिकल स्तर पर घटित हो रही हैं, जिसे मानव विकास कहते हैं।
ये प्राचीन इतिहास का गंभीर टॉपिक नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी वाले, मनोविज्ञान वाले इसका अध्ययन गंभीरता से करते हैं। हमने आपको जिज्ञासा के तौर पर ये चीजें बताई हैं। अगर आपको अवसर मिले तो आप इसका अध्ययन अलग से कर लीजिएगा, या हमें अवसर मिलेगा तो इन सभी चीजों को हम एक अलग लेक्चर में सम्मिलित करेंगे। संपूर्ण इतिहास में सबसे दीर्घ काल तक विद्यमान रहने वाला कालखंड पाषाण काल है, ये आप पहले से जान चुके हैं। भारतीय इतिहास की बात करें तो 40,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी की समयावधि पाषाण काल है। 40,000 बीसी मैं एक इसलिए बैरियर बता रहा हूं, उसके पहले से भी हमारे पास अवशेष विद्यमान है, लेकिन इतिहास के अध्ययन की परिधि के लिए हम यही तिथि लेते हैं, यहीं से हम अध्ययन आरंभ करते हैं। 40,000 बीसी या उससे भी पहले है, 70,000 60,000 बीसी तक के अवशेष मिलते हैं, लेकिन हम 40,000 बीसी से ही इतिहास का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। और 5,000 बीसी यह स्पष्ट रूप से पाषाण काल की तिथि मानी जाती है। वर्तमान में कुछ नए प्रमाण भी आए हैं जो 5,000 से प्राचीन है, 6,000 बीसी तक माने जाते हैं, लेकिन अभी तक आप 5,000 बीसी माने। कोई और प्रमाण आएगा, कोई पुरातात्विक उत्खनन होगा, उसकी कोई तिथि उपलब्ध होगी तो उसी के अनुसार यह तिथियों को संशोधित कर लीजिएगा। प्राचीन इतिहास में तिथियों को संशोधित करते रहना चाहिए, एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक बार जो तिथि मिल गई किसी एक स्थल से, अगले स्थल की खुदाई हुई, जो नया साक्ष्य मिलेगा उसके अनुसार हम तिथि को सुमेलित कर लेते हैं। तो अभी तक ये जो मान्य तिथि है लगभग इसी को सब विद्वान स्वीकार कर लेते हैं। तो आप भी एक सामान्य रूप से स्वीकार करिएगा, या कोई बड़ा वैज्ञानिक आधार नहीं है कि आप हार्ड रूप से इसे ही मानते रहे। इसमें संशोधन की पर्याप्त अवसर विद्यमान रहते हैं। पाषाण काल में देखते हैं पाषाण काल की स्थिति क्या होती है। तकनीकी आधार पर यह नामकरण किया गया है, लेकिन इस पूरे कालखंड के दौरान हमें तकनीक में पूरा परिवर्तन दिखाई देता है, स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। 3 परिवर्तन तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहला परिवर्तन है, किसी बड़े पाषाण खंड से परत निकाल करके हथियार बनाए जाए, इसे फ्लेकिंग तकनीकी कहते हैं। देखें, इसे पाषाण खंड हो, कोई बड़ा पाषाण खंड हो, उससे एक परत निकाल ली जाए और इस परत से हथियार बनाए। तो परत निकालकर हथियार बनाने की तकनीकी मिलती है, जिसे आज की भाषा में फ्लेकिंग तकनीकी कहते हैं। बड़ा पाषाण खंड हो, उससे चिप्पी निकाल करके छोटा सा पाषाण खंड एक टुकड़ा निकाल ले, उससे हथियार बनाए। आज की भाषा में इसे फ्लूटिंग तकनीकी कहते हैं। और इसके द्वारा जो हथियार बनते हैं वो माइक्रोलिथिक होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण होते हैं। दूसरी तकनीकी है, किसी पाषाण खंड से घर्षण द्वारा हथियार बनाए, इसे ग्राइंडिंग तकनीकी कहते हैं। इसे हथियार धारदार होंगे, चमकदार होंगे, पालिशदार होंगे। तो इस प्रकार की तकनीक होती। तो 3 स्पष्ट रूप से हमें पाषाण काल में तकनीकी दिखाई देती है। इस आधार पर पाषाण काल को हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है, नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। यह पाषाण काल का विभाजन है, 3 खंडों में विभाजित हुआ, और इसके आधार पर हम लोग एक एक कालखंड का अध्ययन करेंगे। ये संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया कि प्रीहिस्ट्री क्या होती है, प्रोटोहिस्ट्री क्या होती है, और प्रीहिस्ट्री के अंतर्गत तकनीकी आधार पर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोहिस्ट्री के अंतर्गत इतिहास का कौन सा कालखंड सम्मिलित किया जाता है, ये आप देख ले, मैं रिपीट कर रहा हूं स्लाइड को। और प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में हम अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत पाते हैं, पुरातत्व के आधार पर वर्णन करते हैं। इसमें हथियार है, मृदभांड है, कृषि प्रजातियों के अवशेष हैं, कलाकृतियां हैं, जीवाश्म, इन्हीं के आधार पर हम इतिहास की रूपरेखा तैयार करते हैं। और आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि हम इनकी रूपरेखा कैसे बनाते हैं और किस तरह से तकनीकी आधार पर अगर हम प्रोटो हिस्ट्री को जोड़ने का प्रयास करें तो पाषाण काल के नाम से, ताम्रपाषाण काल के नाम से, कांस्य काल के नाम से। भारतीय इतिहास में ताम्रपाषाण काल और पाषाण काल प्रीहिस्ट्री के अंतर्गत है,
और इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत है। आगे हमने देखा कि पाषाण काल का नामकरण क्या है और फिर पाषाण काल के 3 चरण क्या है। चरण क्या है, इन्हीं के आधार पर आगे का हम वर्णन तैयार करेंगे, आगे का लेक्चर तैयार करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको अगले टॉपिक पर चर्चा करते हुए समझाएंगे कि आगे का इतिहास किस तरह से गत किया। थैंक यू।